सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। चैप्टर 4 को स्टार्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे चैप्टर 5 थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल करना चाहिए। सो लेट गेट स्टार्ट चैप्टर 5, बाउंड बाय ऑब्सेशन, वंगशंग FF। लास्ट सीन में हमने देखा था विंग के कमरे में जब वांगजी आया तो विंग काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि ये फिर उसके साथ कुछ गलत करेगा, उसके ऊपर अपना गुस्सा और अपनी हवस निकालेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पास आया, कस के उसके हाथ को पकड़ा और खींच लिया, गले लगाते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। इसके बाद उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। विंग हैरत से देखता रहा उस गरूर भरे इंसान को जो कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। आज उसने कैसे अपनी गलती मान ली। उसने विंग के सॉफ्ट ब्रेस्ट पर अपना फेस रखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुम्हारे और अपने बच्चे की हिफाजत करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। विंग उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था, डरा हुआ था उससे, क्योंकि कभी भी वो ऐसे मूड में नहीं दिखा। विंग चुपचाप बैठा रहा। भले वांगजी ने उसे कस के गले लगाया या अपना फेस रब किया उसके सीने पर, विंग ने बस एक गहरी सांस ली। असल पे विंग आज अपनी हीट में आ रहा था और ये बात वांगजी को भी नहीं पता। वांगजी जो बार बार उसके फेस को देखता, उसका फेस और भी ज़्यादा रेड होता जा रहा था जब भी वांगजी अपने चेहरे को विंग के चेस्ट पर यानी उसके सीने पर रब करता। विंग की स्वीट स्वीट स्मेल थोड़ी ही देर में उसे पागल करने लगी। इतनी स्वीट थी कि वांगजी समझ नहीं पा रहा था। वांगजी को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वांगजी उसे गले लगा के काफ़ी देर बैठा रहा। 1 घंटा गुजर गया। विंग की कमर में दर्द हो गया। डर से विंग टस से मस नहीं हुआ, बेचैन हो चुका था। कमर का दर्द बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और वैसे भी इस हालत में काफ़ी देर तक बैठे रहना, जब ये नॉर्मल इंसान के लिए सज़ा होती है, तो विंग को क्या लग रहा होगा। विंग ने हल्की आवाज़ निकाली, दर्द हो रहा है मुझे। वांगजी ने गहरी आंखें खोली और लाल आंखों से विंग को देखने लगा। विंग घबरा गया और चुपचाप अपनी आंखों को नीचे कर लिया। वांगजी ने अचानक विंग को झटका देकर बिस्तर पर गिराया और सीने पर रख के सर फिर से सो गया। वो अपनी आंखें बंद किए हुए पड़ा था। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, बस एक अलग सुकून जो वो इस वक्त इस ओमेगा के पास महसूस कर रहा था। धीरे धीरे विंग की सांसें गहरी होने लगी। उसने वांगजी के हनफू को टाइटली पकड़ते हुए आंखें भींच ली। उसने अपने दांतों को एक दूसरे पर जकड़ लिया, क्योंकि शायद उसे एक अजीब फीलिंग आ रही थी। जितना ज़्यादा लनजान उसके करीब था वांगजी, उतना ज़्यादा विंग की बेचैनी और बेबसी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार विंग से जब नहीं हुआ तो विंग ने आंखें बंद करके आंसू गिराते हुए वांगजी को कस के गले लगा लिया और उसकी नेक पे अपने फेस को रब करने लगा। वांगजी ने सडनली आंखें खोली जब उसने सॉफ्ट लिप्स फील किए अपनी नेक के ऊपर। शॉक हो गया देखकर। तुम ये क्या कर रहे हो? कोल्ड मगर शांत आवाज़ में पूछा। विंग होश में आया, घबरा गया, पीछे हट गया और गल्प करते हुए आंखें नीचे कर ली। आंखों में आंसू साफ साफ बता रहे थे कोई बात है जो वो उससे छुपा रहा है। क्या तुम? लेकिन विंग ने कहा, नहीं, वो मुझे जाना है। वांगजी को खुद से दूर हटाकर विंग सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गया और सीधा दरवाज़ा बंद करते हुए अपने चेहरे को ज़ोर से
थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और उसने खुद पर पानी डाल दिया, इतना पानी कि उसने पूरे बदन के साथ साथ अपने हंफू को भी भिगो लिया था। लैन वांगजी जो विंग की हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहा था अपनी आइज़ में, उसे सब पता था, लेकिन वो खामोश था। वो चाहता था कि विंग आज खुद ही उसके पास आए, जैसे कि उसका हक है। विंग विंग ने खुद को कस के जकड़ लिया और वहीं घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता। लेकिन उसका ओमेगा होना ही एक कमज़ोरी थी, वो ये जानता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोल्डन आइज़ वाले ओमेगा को। वो स्माइल करते हुए कहता है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, तुमने जो खबर दी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओमेगा अपनी हीट में है, वो किसी और से नहीं बल्कि एक इंसान से बात कर रहा था जो हमेशा ओमेगा के कमरे के बाहर और लैन वांगजी के कमरे के बाहर पहरा देता था। ये एक औरत थी, बीटा औरत, जो कि देखा जाए पैसों के लिए लालची और बहुत ही ज़्यादा घिनौनी थी। मैन, तुम जो इतनी अच्छी खबरें दी है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? उसने स्माइल देते हुए कहा। उसने गोल्डन अल्फा के सामने सर झुकाते हुए कहा, आप जो भी दो मुझे सब कबूल है, लेकिन फिलवक्त मैं तुम्हें मौत देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? वो सर्वेंट, वो पहरेदार डर गई और गौर से देखने लगी। वो एक बीटा था, ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं लेकिन ज़्यादा ताकतवर भी नहीं। डरते हुए इसने कहा, आप क्या बोल रहे हैं ये? आपने तो कहा था आप मुझे इनाम देंगे। अचानक ही गोल्डन अल्फा ने इशारा किया और दूसरी ही पल में उसकी गर्दन पे किसी ने खंजर फेर दिया, उसके सर्वेंट्स ने, और कहा, इसका काम पूरा हो चुका है, तो इसका ज़िंदा रहना मेरे लिए खतरा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लैन वांगजी, जो विंग के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था, और विंग जो कि नहाने के बाद बाहर आया उन्हीं गीले कपड़ों में। उसने देखा बाहर कोई भी नहीं है। वो कमरे में बेझिझक आ गया, गीले कपड़ों में जिस्म साफ साफ दिख रहा था। उसने हनफू उठाया और फिर से बात लेने गया। उसने काफ़ी देर तक बात लिया, ठंडे पानी को अपने गर्म जिस्म पर डाला ताकि शायद थोड़ा सुकून मिले। लेकिन जैसे ही वो इस ठंडे पानी को अपने ऊपर डालता था, उसकी आहें और डीप ब्रीथ निकलते थे। जो वांगजी बिल्कुल सुन पा रहा था, लेकिन वो जानता था सबसे बड़ी गलती वो तब करेगा जब वो विंग को वो सब करने देगा जो विंग चाहता है। यानी कि वो जानता है जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट हो तो उसे अपने अल्फ़ा से कितना दूर रहना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ास एग्रेसिव होते हैं, वो जल्दी नुकसान पहुंचा देते हैं। कभी कभी वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर उनकी शख्सियत और उनके अंदर ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने काबू में नहीं रहती। ऐसे ही विंग रोता रहा और ख़ुद को दिलासा देता रहा कि वो कभी भी उस अल्फ़ा को जाकर नहीं बोलेगा। और दूसरी बात, वो जानता था अगर वो ऐसा करता भी है तो वो अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल देगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ गोल्डन अल्फ़ा को दिखाया जाता है। जैसे ही वांगजी विंग से दूर हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छा मौका है। वांगजी को किसी ने किसी काम से बुलाया था, जैसे कि वहाँ के कबीले के लोग। उन्होंने वांगजी को शिकायत दी कि यहाँ पर बीच रात की बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, उनकी कीमती सामान उठाए जाते हैं। वांगजी ने ये मसला देखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं देखता हूँ इसको।
لیکن وانگ جی ایک بار وزٹ کرنے جاتا ہے اس جگہ کو جہاں سے چیزیں چرائی گئی تھی۔ وہ ایک نارمل چیزیں تھی، کسی کے کھانے، خوراک، کپڑے، برتن، کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں گیا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی۔ وانگ جی مصروف ہو گیا اس جگہوں کو دیکھنے میں۔ یہاں سین شفٹ ہوا جہاں گولڈن الفا انٹر ہوا۔ اس نے کمرے کے باہر دیکھا، تالا لگا ہوا۔ گولڈن الفا حیران ہو گیا اور کہا، بے شرم واہیات الفا، تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی؟ اپنے اومیگا کو ہیٹ میں اکیلا چھوڑ کر اسے قید کر کے چلے گئے۔ افسوس، لیکن اس کے پاس اس تالے کی چابی پہلے سے موجود تھی۔ یہ چابی اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اسی پہرے دار سے اس نے لی تھی وہ چابی، کیونکہ ایک چابی پہرے دار کے پاس ہوتی تھی، وہ جو بیٹا تھا اس کے پاس، تاکہ وہ ونگ کو وقت پر کھانا دے سکے۔ اس نے تالے کو کھول دیا۔ ونگ کی آنکھوں میں امید جاگی۔ یہ لین وانگ جی ہے جو آئے گا اور شاید مجھے کہیں لے جائے، کسی ویکتی کے پاس جو مجھے دوا دے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ لیکن آنکھیں کھلنے کے بعد اس نے محسوس کیا قدموں کی آہٹ یہ ویسی نہیں ہے۔ جب وانگ جی آتا ہے طوفان آتا ہے، لیکن یہ خاموش طوفان تھا۔ ونگ دیکھا اور گھبرایا۔ ونگ نے کہا، تم گولڈن آئیز والے الفا نے کہا، افسوس ہے مجھے، اس وقت بھی تمہیں اکیلا رہنا پڑ رہا ہے۔ لگتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ کیا میں کوئی مدد کروں؟ اس نے اپنے فیرومونز کو ریلیز کر دیا ونگ کو بے بس کرنے کے لیے۔ ونگ کی آنکھوں میں آنسو آئی اور اس نے خود کو ٹائٹلی جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ڈر گیا تھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ الفا زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، بے وقوف، تمہیں لگتا ہے کہ تم قابو کر پاؤ گے؟ ہاں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ تم بالکل بھی قابو نہیں کر سکتے خود کو۔ میں ایک الفا ہوں، اور اگر تم بھول گئے ہو تو تمہاری ایک نیچ ذات ہے جو ایک اومیگا ہے۔ اومیگا نے آنسو بھرتے ہوئے روتے ہوئے وانگ جی کا نام لیا، لیکن اس کا الفا تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اس کی بدقسمتی۔ بس اب اور مت روکو خود کو۔ ونگ کی سانسیں گہری ہو گئی۔ اچانک آنکھوں میں ڈر کے بدلے نشہ آ گیا۔ ہاں، شاید یہ وہ وقت ہے جو ونگ کچھ ایسا کر بیٹھے جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، جس کا ساری زندگی اسے پچھتاوا ہو۔ ونگ نے آنکھیں بھر کر اس گولڈن الفا کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر نہ ہی کوئی ڈر اور نہ ہی کوئی نفرت دکھ رہی تھی تو صرف ایک چاہت کچھ پانے کی۔ لیکن جب ونگ اس گولڈن الفا کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک پیچھے سے ایک گہرا کالا سایہ دکھا، جس نے ونگ کو ہوش میں لانے کے سمیت ونگ کی روح کو بھی کپا دیا۔ ونگ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ الفا سوچ میں پڑ گیا۔ گولڈن الفا نے کہا، کیا ہوا؟ کیا مجھے اپنے قدموں کو بڑھانا پڑے گا؟ لیکن وہ نہیں جانتا اس کے پیچھے کون ہے۔ ایک ایسی موت جسے بنا دعوت کے بلایا گیا ہے۔ جب وہ آئے گی تو سب ختم کر دے گی۔ جیسے ہی گولڈن آئیز والا الفا مڑا، پیچھے وانگ جی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا، چہرے پر صرف نفرت۔ تم نے اچھا موقع ڈھونڈا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا غیر ذمہ دار ہوں؟
اومیگا ڈر گیا۔ دونوں الفاظ کے فیرومونز بڑھ گئے تھے غصے کی وجہ سے۔ اومیگا بے چینی اور تکلیف میں جا رہا تھا۔ اومیگا بالکل بھی یہ فیرومونز کی خوشبو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ فریگننس اومیگا کو پاگل اور بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اومیگا نے خود کو انڈرس کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک گہری آواز نے اسے روک دیا، ونگ۔ وہ رک گیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگا۔